हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संघवाद का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। हाँ जी, आज हम इस चैप्टर का पूरा रिवीजन एक ही लेक्चर में करने वाले हैं। इसके पहले मैं ये चैप्टर आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है सारे लेक्चर आपने अटेंड कर लिए होंगे और अगर नहीं करे हैं तो जल्दी से जाइए और बाकी के वीडियोस भी अटेंड कर लीजिए। ऑलराइट, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हो। कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध कराए जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है। तो सारी चीजें एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री में फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपको ई बुक्स, फ्री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 10th क्लास में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। शुरू किया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया बराबर से, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, शुरू करें। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका परिचय देख लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। पाठ परिचय की हम बात करें, चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे पहली बात जो चैप्टर का नाम है संघवाद, वही आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये संघवाद क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं संघवाद। तो संघवाद उसे कहते हैं जब किसी देश में शक्तियों का बंटवारा हर स्तर पर किया जाए, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर की सरकारों में जब शक्तियों का बराबर विभाजन होता है तो उसे संघवाद कहा जाता है। संघीय शासन व्यवस्था किस तरीके की होती है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं, संघवाद के प्रकार कौन से हैं, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। ये हो जाएगा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक आएगा भारत में संघीय व्यवस्था। संघवाद तो जान लिया, अब हम सभी जानते हैं कि भारत में भी संघवाद को अपनाया गया है, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारत में संघवाद का स्वरूप किस तरीके का देखने को मिलता है वो जानेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि भारत में शक्तियों को 3 स्तरों पर जो है विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सब के अलग अलग विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार क्रमशः केंद्र, राज्य, केंद्र प्लस राज्य सरकारों को होता है। ऑलराइट, इसके बाद क्या आता है भाई, संघवाद क्या है वो समझ लिया, भारत में संघवाद क्या है, संघात्मक शासन का स्वरूप भारत में कैसा है वो जान लिया। अब ये संघात्मक व्यवस्था जो है चलती कैसे है, इसमें भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध, भाषाई राज्य ही क्यों और भारत में भाषाई विविधता, ये सारी चीजें हम जानेंगे। क्योंकि हमने सभी जानते हैं, ये बात हमने कई बार देखी है, पढ़ी है, सुनी है, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से हम उदाहरण के साथ देखते भी हैं कि भारत में कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो अब इतनी सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग जब रहते हैं तो भाषाई विविधता तो होगी। तो क्या उनके बीच कोई पहले मतभेद उत्पन्न हुआ है, ठीक है, या हो सकता है उसके लिए क्या व्यवस्था करी गई है या पहले क्या की गई थी, उसको जानेंगे। फिर जानेंगे भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्र और राज्य के अलावा एक और स्तर स्थानीय स्तर होता है जहां पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, पंचायती राज। फिर 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं उसको जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हम ग्राम पंचायत के बारे में। किस बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में। तो ये हो गया क्या,
संघीय व्यवस्था मतलब पूरा संघवाद क्या होता है, उसके बाद पंचायत समिति, पंचायतों की मुख्य परेशानियां, जिला परिषद, नगर निगम, और आखिर में ब्राजील देश के एक उदाहरण के द्वारा उसके एक प्रयोग के द्वारा हम पूरी संघात्मक शासन व्यवस्था को समझेंगे। तो ये हो गया इस चैप्टर का पाठ परिचय। हमें ये पता चल गया कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमें समझने हैं, पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो संघवाद संगठित रहने का विचार है, एक रहने का विचार है। क्योंकि इसके अर्थ को जब हम समझते हैं तो संघ का अर्थ होता है संगठन और वाद का अर्थ होता है विचार, यानी कि संगठित रहने का विचार ही क्या है? संघवाद है। ऑलराइट, फिर परिभाषा के रूप में इसे हम समझते हैं संघवाद। तो देखें, संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है। संघवाद किसे कहा गया है? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाएं, जैसे कि संघीय स्तर यानी कि केंद्र स्तर, ठीक है, और दूसरी प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकारें। तो संघवाद क्या है? एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। इसमें एक स्तर होता है संघीय यानी कि केंद्र स्तर की सरकार का, और दूसरा स्तर होता है प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकार का। तो कुछ इस तरीके का संघवाद का स्वरूप होता है, और ये हो गया अर्थ और ये हो गई परिभाषा। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं हम आगे। यहां पर आपको दुनिया का नक्शा दिख रहा है, विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप, ठीक है, जिसमें आपको सारे महाद्वीपों के साथ दुनिया के तमाम देश दिख रहे हैं। अब जो रेड कलर वाला एरिया है वो किसको दिखा रहा है? ये जो है संघीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि विश्व के मानचित्र में जिन देशों में रेड कलर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, चाहे वो कनाडा हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, नाइजीरिया हो, स्पेन हो, स्विट्जरलैंड हो, यहाँ पर बेल्जियम हो, ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका हो, भारत हो, ठीक है, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, कोई भी देश हो, ठीक है, जो भी रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक वैसी ही व्यवस्था जैसी भारत में अपनाई गई है। ऑलराइट, चलिए तो दुनिया के लगभग 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। कितनी? मात्र 40% जनसंख्या रहती है, और दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय देश हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? संघीय शासन व्यवस्था कैसी दिखाई देती है उसके बारे में जानते हैं। तो देखें, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो स्तर पर किया जाता है, दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। एक स्तर हो जाता है आपका केंद्रीय स्तर, और एक हो जाता है आपका राज्य स्तर। ठीक है, अब तीसरा स्तर क्या हो सकता है? तीसरा स्थानीय स्तर भी हो सकता है। ठीक है, स्थानीय स्तर यानी कि पंचायतें, नगर पालिकाएं, इन सब में तो संघीय व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो किसकी होती है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार की होती है, वह उसकी विभिन्न छोटी इकाइयों के बीच बटी रहती है। अब केंद्र सरकार की छोटी इकाइयां क्या हो सकती हैं? केंद्र सरकार की छोटी छोटी इकाइयां जो हैं राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में सत्ता बटी हुई है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बटी हुई है। फिर आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, एक सरकार बनाई जाती है जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है और जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जो सरकार पूरे देश के लिए बनाई जाती है वो कौन सी सरकार होती है? केंद्र स्तर की सरकार होती है, और केंद्र स्तर की सरकार के पास कानून बनाने के जो भी विषय होते हैं वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। ठीक है, फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। दूसरे स्तर पर कौन सी सरकार होती है? राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन काम को देखती हैं, शासन के रोज के कामों को देखती हैं, हर दिन के कामों को देखा करती हैं। ठीक है,
फिर क्या है, सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं, चाहे वो केंद्र स्तर की सरकार हो चाहे वो राज्य स्तर की सरकार हो, दोनों के पास अपने अपने विषय हैं, अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए अपने अपने स्तर पर ये अपने अधिकारों के अंतर्गत काम को देखा करती हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई भाई संघीय शासन व्यवस्था। अब इस संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं उसको भी जान लेते हैं। तो देखें, पहली विशेषता क्या है कि यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार कैसी होती है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, केंद्र, राज्य और तीसरा स्तर अगर होता है तो कौन सा होता है, स्थानीय स्तर होता है। फिर क्या है, फिर है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है, जो अलग अलग स्तर की सरकार है, एक ही नागरिक समूह यानी कि भारत देश के नागरिक। ठीक है, अब वो चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हो, है तो भारत देश के नागरिक। क्यों? क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता दी गई है, एक हरी नागरिकता दी गई है, भारतीय होने की। यानी कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, कानून बनाने का, कर वसूलने का और प्रशासन करने का। ऑलराइट, फिर क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं कि केंद्र सरकार इन विषयों पर ही कानून बना सकती है, यही इनके अधिकार क्षेत्र होंगे। राज्य सरकार इन विषयों पर ही कानून बना सकती है, अन्य विषयों पर नहीं, यही इनका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, फिर अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने अधिकार से आगे जाके सीमा को लांघ कर काम करती है तो वो गैर कानूनी माना जाता है, संविधान के खिलाफ माना जाता है कि आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके अंदर रहकर ही आपको काम करना है। ठीक, तो इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान में ये बातें स्पष्ट हैं कि किस स्तर के क्या अधिकार हैं, क्या प्राधिकार हैं और किस स्तर की को किस प्रकार की सुरक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, फिर अगली बात क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। वो ये है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को, जो संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। भले ही सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन जब बात आती है संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन होने की, तो किसी एक स्तर की सरकार उनको अकेला किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकती है। जब मौलिक प्रावधानों में संशोधन या अमेंडमेंट की बात आती है तो दोनों स्तर की सरकारों का काम उसमें होता है। तो ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या बात है, अदालतों को संविधान, अब ध्यान से सुनिएगा, अदालत से क्या मतलब है यहाँ पर, अदालत यानी कि न्यायालय, जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट। ठीक है, तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जी हाँ, जो संविधान है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे देश की जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, किसके पास क्या अधिकार होंगे, उसका अधिकार अदालत को है, कोर्ट को है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर इन अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है किसी भी चीज को लेके, तो उस विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा, उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ऑलराइट, क्लियर।
जिसलिए यहाँ पर पहली लाइन में क्या कहा गया था कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार करने का अधिकार है, व्याख्या करने का अधिकार है, और अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस मामले में निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा, निर्णय कौन लेगा? सीधी सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है, निपटारा कौन करेगा? कोर्ट करेगी। ठीक है, अब ये बड़े लेवल का विवाद है तो भाई बड़े लेवल की कोर्ट करेगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, जो कि कहाँ है? बता दो जल्दी से कमेंट करके कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है? वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित करे गए हैं। अलग अलग स्तर की सरकार है, पैसा तो भाई सभी को चाहिए, काम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, जिला कैसे चलेगा, शहर कैसे चलेगा, गांव कैसे चलेगा? भाई बिना पैसे को तो कुछ भी नहीं होता है। तो वित्तीय स्वायत्तता की यानी सबके पास अपना अपना पैसा हो, ठीक है, सबके पास अपना अपना धन हो। ठीक है, तो अब कहां से मिलता है? सरकार के पास पैसा कहां से आता है? सरकार की इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स, कर। तो सबके अपने अपने सोर्स हैं कि कहां से किसको कर लेना है, कहां से किसके पास कर आएगा। जहां से जिसके पास कर आता है पैसा इकट्ठा होता है, यानी कि उनके पास अपनी अपनी वित्तीय अधिकार है, वित्तीय स्वायत्तता है। स्वायत्तता यानी कि अधिकार। क्लियर? फिर उसके बाद क्या है? इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। ठीक है, कैसे दोहरे उद्देश्य हैं? दोहरे उद्देश्य यानी कि दो उद्देश्य क्या है? देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, एक ये, और तथा इसके ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है, किस तरीके से कि संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग सत्ता को बांट दिया, लड़ाई होगी नहीं, पूरी तरीके से सुरक्षा बनी रहेगी। ठीक, उसके बाद क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाले लोग, मानने वाले लोग रहते हैं। रहन सहन, खान पान, संस्कृति सब कुछ अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पॉपुलेशन होती है, तो इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार बनाई है, यानी कि सारी चीजों का बराबर ध्यान रखा गया है। ऑल राइट, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दें भाई, तेजी से कमेंट आ जाना चाहिए। यहां तक सब क्लियर है तो भाई एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ऑल राइट, चलिए लो भाई, विशेषताओं के तुरंत बाद बुराइयां भी आ गई। अभी तो अपन ने खूब गुणगान किया था भाई, संघवाद ये, संघवाद वो, बुराइयां कहां से आ गई? तो भाई हर एक अच्छे इंसान के अंदर भी बुराई होती है, दो चार। ठीक है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। कुछ अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी हैं। अगर बुरी चीजें नहीं रहेंगी तो आप उसे अच्छा कैसे, दूसरी जो अच्छी चीजें उसे अच्छा कैसे कहेंगे? अच्छे और बुरे के बीच कुछ भेद तो होगा। ठीक है, अच्छाइयां जान ली, अब बुराइयां भी जान लेते हैं संघवाद की। तो क्या है संघवाद की बुराइयां? पहली है केंद्रीय सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। जी हाँ, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, कैसे होती है? क्योंकि संविधान संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र को ही प्राप्त है। राज्य की भूमिका संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कब आती है? तब आती है जब मौलिक प्रावधानों में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट करना हो, कुछ संशोधन करना हो, तब आती है बात। नहीं तो संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के ही पास है। ठीक है, फिर जैसे कि हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, कॉन्करेंट लिस्ट की, क्योंकि जो शक्तियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में लिखी हुई हैं, इस तरीके से बांटा गया है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर हमने पढ़ा है कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन जब इनके बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून दोनों एक दूसरे को नहीं मानते हैं, विवाद उत्पन्न होता है, तो जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वही कानून माना जाता है। ठीक है, तो शक्ति किसके पास हुई जाना? केंद्र सरकार के पास। तो संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? केवल केंद्र सरकार के ही पास है।
और कानून बनाने का भी। फिर संसद को अधिक अधिकार दिए गए हैं राज्य के विधान मंडल के कंपैरिजन में। ठीक, फिर क्या है, धन संबंधी अधिकारों का केंद्र के पास अधिक होना। जो धन संबंधी अधिकार हैं, वित्तीय अधिकार हैं, फाइनेंशियल राइट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा है। फिर क्या बात आती है, केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप भी करती है। तो ये सारी बुराइयां संघवाद की हैं। ठीक है, अब आपसे यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि संघवाद की बुराइयां बताइए। अलग से एक सवाल अलग से पूछा जा सकता है, संघवाद की अच्छाइयां बताइए। या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संघवाद की विशेषताएं एवं बुराइयां बताइए। आप बता देंगे, बिल्कुल सीधा ऐसे लिख देना है, दोनों आंसर में जम जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, संघवाद के प्रकार हैं। देख लेते हैं भाई क्या क्या प्रकार हैं संघवाद के। संघवाद के प्रकार हैं साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। क्या है भाई, आकर और लेकर, साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना। देखते हैं, तो सबसे पहले साथ आकर संघ बनाने में क्या बात कही गई है, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। दो या अधिक स्वतंत्र इकाई को लिया और एक बड़ी इकाई को गठित कर दिया। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। ठीक है, जितनी भी दो अधिक स्वतंत्र इकाइयां हैं, दो या उससे ज्यादा स्वतंत्र इकाइयां, उनको साथ लिया और एक बड़ी इकाई का गठन कर दिया। और सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है इसमें एक सी होती है, एक समान होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बात। फिर क्या है, फिर है साथ लेकर संघ बनाना। साथ लेकर संघ बनाना, इसमें क्या होता है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि भारत में है आंतरिक विविधता कैसे, कई सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी भाषा है, कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, सबकी संस्कृति अलग अलग है, तो ये क्या है, इंटरनल डाइवर्सिटी है, आंतरिक विविधता है। तो एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे भारत और जापान में इस तरीके की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, दो या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को लेकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है और यहाँ क्या होता है, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, अब है एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। संघात्मक सरकार के बारे में तो हम जान चुके हैं, अब एकात्मक सरकार क्या होती है। तो जो संघात्मक सरकार होती है उसके जस्ट अपोजिट एकात्मक सरकार का हमें स्वरूप दिखाई देता है। अब जब हम इनमें अंतर जानेंगे तो सारी बातें स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाएंगी। कौन कौन से अंतर हैं इसमें, तो देखें, एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर। पहला अंतर क्या है, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, किसमें, एकात्मक में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है, केंद्र के पास ही सब शक्तियां होती हैं। और संघात्मक में क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। क्यों, क्योंकि राज्य में भी शक्तियों का बंटवारा है। फिर क्या है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। एकात्मक में कोई भी मामला हो, चाहे मौलिक प्रावधानों का हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और इसमें क्या होगा, इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। जब मौलिक प्रावधानों की बात आती है तो केंद्र सरकार के साथ साथ संघात्मक सरकार भी, राज्य सरकार भी, राज्य स्तर की सरकार भी संशोधन में भाग लेती है। ठीक, फिर तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है इसमें शक्तियां, एकात्मक सरकार में शक्तियां एक ही जगह पर केंद्रित होती हैं, एक के पास, केंद्र के पास। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एकात्मक सरकार। ठीक है, फिर संघात्मक में क्या होता है, शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। किसकी शक्तियां,
सरकार की शक्तियां कई स्तर पर, केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर पर, भारत में हमें दिखाई देता है ये। फिर एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता होती है, ठीक है, एक ही सिटीजनशिप होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई अब जैसे कि कोई देश है, उसकी नागरिकता तो है ही, फिर देश के अंदर जितने राज्य हैं तो उन राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों की उस राज्य से संबंधित अलग अलग नागरिकता हो, अलग अलग सिटीजनशिप हो। ठीक, फिर क्या है, संघात्मक में कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। अब एक शब्द पर ध्यान देना, कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में। अब आप कहेंगे कि भारत में तो संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, हम तो सिर्फ भारतीय कहलाते हैं, हम तो सिर्फ इंडियन कहलाते हैं, है ना। फिर ये दोहरी नागरिकता भारत में कहाँ दिखाई देती है? कहीं भी नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कई संघीय में, सभी में नहीं। भारत में एक हरी नागरिकता का स्वरूप है, यानी कि एकीकृत शासन व्यवस्था का एक स्वरूप हमें संघात्मक में, मतलब अपने भारत देश में दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि हमारे पास सिर्फ भारतीय होने की नागरिकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मध्य प्रदेश की नागरिकता है, महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, पंजाब की है, कश्मीर की है, तमिलनाडु की है, कि कहीं की भी है। ठीक है, आप कहेंगे हमारे पास सिर्फ भारतीयता है, इंडियन नागरिकता है हमारे पास। ठीक है, चलिए अगला अंतर क्या है? केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियां ले सकती है एकात्मक में, ठीक, और संघात्मक में क्या होता है? दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, कोई किसी से उनकी सत्ता को नहीं छीन सकता, उनसे उनकी शक्ति को नहीं छीन सकता। तो ये हो गया आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। अब क्या है? अब देखते हैं भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और बेल्जियम से एक अलग विशेषता। ठीक है, बेल्जियम के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, सत्ता की साझेदारी में। तो बेल्जियम में शासन का स्वरूप कैसा दिखाई देता है? संघात्मक दिखाई देता है। बेल्जियम में डच भाषा और फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। उनके लिए अलग अलग राज्यों का निर्माण किया गया और उनमें अधिकारों को बांट दिया गया, सत्ता को बांट दिया गया, और ऊपर एक केंद्र स्तर पर सरकार है ही। क्लियर हो रही है बात? तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है, मतलब भारत और बेल्जियम दोनों में संघीय व्यवस्था है। अब भारत की संघीय व्यवस्था और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था कैसे मिलती जुलती है और कैसे अलग है, उसकी एक एक विशेषता हमें जाननी है। ऑलराइट, तो पहली विशेषता देखें, बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता। हाँ, क्या है? भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। चाहे भारत की बात हो चाहे बेल्जियम की बात हो, दोनों देशों में एक संघ सरकार का गठन किया गया है। ऊपर के स्तर पर दोनों जगह संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार है। ये हो गई मिलती जुलती विशेषता। अब अलग विशेषता क्या है? बेल्जियम से अलग विशेषता क्या है भारत में? तो देखो भाई, वो ये है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी गई हैं। ठीक है, बेल्जियम ने अपनी शक्तियां जो है, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां डच भाषी क्षेत्र और फ्रेंच भाषी क्षेत्र को सौंप दी हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है, ना कि सत्ता को सौंप देती है, अपनी शक्तियां नहीं सौंपती है, उल्टा नियंत्रण रखती है। जबकि बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां 2 क्षेत्रीय सरकारों में बांट दी गई हैं। ऑलराइट, चलिए अब क्या है? अब जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें किस प्रकार का दिखाई देता है, गौर करते हैं इस पर भी। तो देखो भाई, भारत जो है कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था भारत। ठीक है, 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, और जब आजाद हुआ था उसके पहले ही 2 भागों में बांट दिया था।
भारत और पाकिस्तान, पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे आज़ादी के पहले, ठीक है। फिर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बना दिए गए और दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभा थी, अलग अलग जो है सरकारें थी, सब कुछ अलग था। दो देश मतलब दो चीज़ें सब कुछ अलग अलग होंगी। और भारत का संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को भारत देश गणतंत्र बना था। ऑल राइट, चलिए, तो एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ और आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों को भारत में मिला लिया। यानी कि कई सारी देशी रियासतें थी, उनको ये स्वतंत्रता थी कि आप चाहें तो आप जाके आप भारत में मिल सकती हैं या आप जाके पाकिस्तान में मिल सकती हैं। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों को, स्वतंत्र रजवाड़े स्वतंत्र थी वो पूर्ण रूप से, चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं चाहे वो भारत में मिल सकती हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से देशी रियासतों को भारत में विलय किया गया, यानी कि भारत में मिलाया गया। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। और इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है, ठीक है। यानी कि कई सारी देशी रियासतों को मिलाया गया भारत में, एक भारत का निर्माण किया गया, फिर वहां पर संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अब देखो, संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तब क्या हुआ था? तब सिर्फ 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान था कि केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार। उसके अलावा तीसरा रोल नहीं था जो अभी वर्तमान में हमें स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में देखने को मिलता है, वो नहीं था, ठीक है। तो संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, ये 2 स्तर थे, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? फिर क्या है, केंद्र सरकार को जो है पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। केंद्र सरकार को जो केंद्र सरकार थी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करना था, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना था। और बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, पहले नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब तक नहीं था। यानी कि क्रमशः भारत कैसे संघीय देश बना, कैसे अलग अलग स्तर भारत के संविधान में जुड़ते गए और बनते गए, ठीक है। फिर क्या है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ही हम जानेंगे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, तो देखें इसको। तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य दोनों के बीच में विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायी अधिकार का मतलब क्या होता है? कानूनी अधिकार, ठीक है। विधायी शब्द का अर्थ होता है कानूनी। तो हमारे संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्पष्ट तरीके से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। और ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। कैसे कैसे हैं? एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है। तो जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? केंद्र सरकार को सौंपा गया है, ठीक है। फिर जो राज्य सूची है उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? राज्य सरकार को सौंपा गया है। और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों को सौंपा गया है। ऑल राइट, यहां तक की बात क्लियर है? चलिए अब देखें, ये तो हो गया शक्तियों का बंटवारा कैसे किया है। एक एक करके तीनों सूचियों को डिटेल में जान लेते हैं।
संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट। क्या होती है भाई? तो संघ सूची में कौन कौन से मुख्य विषय शामिल किए गए हैं उसको जान लेते हैं। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, यानी कि जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। पूरे देश के लिए इन मामलों की एक तरह की नीतियों की जरूरत है, ठीक है। इन मामलों में पूरे देश के लिए एक तरह की नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के विषय, केंद्र सरकार इनमें से किसी भी विषय पर कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है तो वो पूरे देश के लिए बनाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होता है, ठीक है। फिर क्या है? इसी कारण से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है ताकि उस सूची में जितने भी विषय हैं उस पर केंद्र सरकार ही काम करेगी, पूरे देश के लिए कानून बनेगा, ठीक। फिर क्या है? संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और किसी भी स्तर की सरकार के पास नहीं है। अब इसमें टोटल कितने विषय हैं उसको भी जान लेते हैं। तो पहले इसमें 97 विषय थे। पहले कितने विषय थे? पहले इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, यानी कि 3 इसमें जुड़ गए। जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ था तब इसमें 97 सब्जेक्ट थे संघ सूची में, और वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं, 3 और बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको कुछ मुख्य विषय बताए गए हैं, ठीक। अब क्या आता है? राज्य सूची के बारे में जानते हैं। क्या है राज्य सूची? तो देखें भाई, राज्य सूची को हम कहते हैं स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब राज्य सूची के कौन कौन से विषय हो सकते हैं? तो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। कौन कौन से? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, ठीक है। और जितने भी विषय राज्य सूची में शामिल किए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार ही इन पर कानून बना सकती है, ठीक। अब बारी आती है कि इसमें टोटल कितने विषय थे और अब कितने हैं। हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 66 विषय थे, 66 सब्जेक्ट थे, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने हैं? 61 है, 61 विषय हैं, यानी कि -5, 5 कम हो चुके हैं। अब है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसे कहा जाता है? कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो समवर्ती सूची के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? देखो भाई, जो भी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में मैंने आपको विषय बताए हैं उनको आप याद कर लेना। यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विषय किस सूची का है या किस सूची का नहीं है, कौन कौन से विषय सूची में आते हैं। इस तरीके से कई सारे सवाल बन सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट आपको याद करने, 100 के 100 याद नहीं करने, 66 याद नहीं करने या पूरे याद नहीं करने, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं वो याद करना है। यानी कि हर सूची के 4 से 5 सब्जेक्ट आपको रट लेने हैं कि ये इस सूची में आते हैं। तो समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। समवर्ती सूची में क्या है? समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं जिन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं साझा रूप से, ठीक है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। ऑलराइट, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है, ठीक है, कि राज्य सरकार केंद्र के कानून को नहीं मान रही या केंद्र सरकार राज्य द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मान रही, दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं, सहमत नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? उस परिस्थिति में
जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसको ही माना जाएगा, इसीलिए केंद्र सरकार को सबसे शक्तिशाली माना गया है। क्लियर? चलिए तो ये हो गए समवर्ती सूची की बात, और इसमें विषय भी जान लेते हैं। तो पहले इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 है। ठीक है, रिपीट करें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची पढ़ी है हमने। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, पहले और अब, पहले और अब। पहले कितने विषय थे भाई संघ सूची में? कौन बताएगा भाई? जल्दी जल्दी कमेंट आने चाहिए। पहले 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे, अब कितने हैं? 61 हैं। समवर्ती सूची, केंद्र प्लस राज्य, पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 हैं। यानी कि इसमें -3 हुए, इसमें इसमें +3 हुए, इसमें -5 हुए और इसमें +5 हुए। ठीक है, +3 -5 +5। अगर आपको ऐसे याद ना रहे, मान लो पहले का आप याद कर लो, 97 66 44 कम होते गए हैं, 97 66 44 +3 -5 +5, बस खत्म बात। तो ये जो लिस्ट है आपको याद कर लेनी है। ठीक है, यहां से भी सीधे सवाल बन सकते हैं। अब हाँ, अवशिष्ट शक्तियां बाकी हैं। क्या होती है ये अवशिष्ट शक्तियां? जान लेते हैं इसको भी। तो वे विषय जो ऊपर के 3 सूचियों में नहीं है, ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, तीनों में नहीं है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसे ही केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जाना जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, अवशिष्ट शक्तियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप बता देंगे केंद्र सरकार के पास है। ऑलराइट, चलिए अब जानते हैं हम भाषाई राज्य। क्या है भाई भाषाई राज्य? भारत में कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग। तो अलग अलग, पहले की बात करें तो पहले हुआ ये कि जो अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग थे वो अपना अलग अलग राज्य बनाने की डिमांड करने लगे। ठीक है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड उठने लगी। लेकिन जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे उनको ये लगा कि अगर हम भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बना देंगे तो देश टूट जाएगा। लेकिन जब बाद में डिमांड ज्यादा उठी, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से ये डिमांड ज्यादा उठी थी तेलुगु भाषी लोगों को लेकर, और एक व्यक्ति था वो उसने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया था, हड़ताल पर बैठ गया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं करी जाएगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका नाम था श्री रामुल्लु करके नाम था, श्री रामुल्लु नाम था उनका। आंध्र प्रदेश के निवासी थे, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने की डिमांड कर रहे थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद फिर लगा कि हाँ, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नक्शा आजाद भारत का 1947 का, बहुत पुराना मैप है, इसको देखें आप एक बार। तो ये है सन 1947 का भारत है। कब का भारत है? 1947 का भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो कई सारी रियासतें हमें दिखाई दे रही है। राजपूताना रियासत, इधर बड़ौदा रियासत दिखाई दे रही है, हैदराबाद रियासत दिखाई दे रही है, उड़ीसा रियासत दिखाई दे रही है। यानी कि जो आपको डॉटेड फॉर्म में दिखाई दे रही हैं वो सब देशी रियासतें हैं। ये पिंक कलर वाला एरिया आप देखें, जहां जहां ये एरिया आपको दिखाई देता है ये रियासती एरिया है। ठीक है, तो रियासती एरिया से क्या मतलब है, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था भारत में कई सारी देशी रियासतें थी और स्वतंत्र थी,
ठीक है, वो चाहे, उन्हें पूरी स्वतंत्रता थी कि वो चाहे तो भारत में मिल सकती हैं या चाहे तो पाकिस्तान जाके मिल सकती हैं, जहां मिलना चाहे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया और सारी देशी रियासतों को भारत में मिलाया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। तो भाषा के आधार पर जब प्रांतों के निर्माण की बात उठी, प्रांतों के गठन की बात उठी, तो ये हमारे देश की सबसे पहली परीक्षा थी और कठिन परीक्षा थी। ठीक है, क्योंकि हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को लगा कि इससे देश टूट जाएगा और नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब नए राज्यों को बनाया गया तो पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया कि कहां से कितना राज्य होना चाहिए, किस राज्य के हिस्से में कितना हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी, मैंने आपको बताया था अभी कि तेलुगु भाषा को लेकर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की तरफ से यह डिमांड उठी थी कि अलग राज्य बनाया जाए। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को यह डर लगा कि इससे देश टूट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, कुछ समय के लिए टाला, परंतु हमारा अनुभव यह बताता है, कैसा अनुभव? क्योंकि जो इतने सालों का अनुभव है, वर्तमान में हम जिस भारत में रह रहे हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषा है, यानी कि भाषा के आधार पर ही भारत में राज्यों का गठन किया गया है। तो केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? यानी कि जो व्यक्ति जिस भाषा को बोलता हो वो अपने ही जैसी भाषा को बोलने वाले लोगों के साथ रहे तो भाई लोग उसकी बात को समझेंगे, उसकी भावनाओं को समझेंगे। अब एक गुजराती मराठी के साथ रहेगा तो कैसे समझेगा भाई? क्योंकि भाई लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर है और लैंग्वेज ही सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम है। ठीक है, भाषा के आधार पर ही व्यक्ति एक दूसरे को समझ पाता है। अब अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं तो कैसे समझ पाएंगे? क्लियर हो रही है बात? तो केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, लेकिन हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि देश इससे ज्यादा मजबूत और एकीकृत हुआ है। और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक हुआ है, यानी कि किसी भी राज्य का प्रशासन संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना ज्यादा अच्छे से हो रहा है। फिर कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व जनजातीयता की विविधता को रेखांकित एवं महत्व देने के लिए किया गया, ताकि अपने अपने राज्य के अलग अलग संस्कृति हो, भौगोलिक परिस्थितियां हो, ये सारी चीजें अलग अलग हो। फिर देखें, ये है भाई आज का भारत। इसकी पिछली स्लाइड में मैंने आपको 1947 का भारत दिखाया था, जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, और यह है आज का भारत। देखें, अलग अलग कलर में अलग अलग राज्य आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे राज्य। ठीक है, क्लियर है? ये सब भाषा के आधार पर बनाए गए थे। ऑलराइट, अब भाषा नीति क्या है? भाषा के आधार पर राज्य तो बनाए गए, अब भाषा नीति की भी बात आती है, लैंग्वेज पॉलिसी की बात आती है। तो ये क्या होती है? देखें, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। अब अलग अलग भाषाएं हैं, कई सारी भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग राज्यों में रहते हैं। भाषा के आधार पर राज्य तो बना दिए, लेकिन आप किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाओगे? इतनी सारी भाषाएं हैं। भारत की भाषा किसे बनाओगे? आप किसे कहेंगे कि ये भारत की भाषा है? ये भी कठिन परीक्षा थी। तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या दिखाई देती है? भाषा नीति को लेकर दिखाई देती है। इसमें क्या समझ में आता है कि भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर, ध्यान से सुनिएगा, भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है और ना ही भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है। हिंदी को मिला के, ठीक है, प्लस 21 भाषाओं को, हिंदी को मिला के प्लस 21 भाषाओं को किसका दर्जा दिया गया? यानी कि टोटल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया।
समझ में आई बात? तो भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ना देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और अंग्रेजी को, जी हाँ, अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि अंग्रेजी जो है सरकारी कामकाज की भाषा होगी, राज की भाषा यानी कि सरकारी काम की भाषा। विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए, क्योंकि सारे प्रदेशों में तो हिंदी नहीं बोली जाती, ऐसे कई प्रदेश हैं, कई राज्य हैं, कई स्टेट हैं जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। तो ऐसे गैर हिंदी प्रदेश जो हिंदी को नहीं समझते हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, उनकी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को राज्य की भाषा घोषित किया कि सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी भाषा होगी? अंग्रेजी होगी। ठीक है, इस प्रकार से सभी राज्यों की मुख्य भाषा का विशेष ध्यान रखा गया है और ऐसी 22 भाषाओं को संविधान की 12 अनुसूचियों में से 8वीं अनुसूची में रख के संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑलराइट, चलिए, तो ये बात हो गई भाषा नीति के बारे में। और अगली बात है भाषा नीति के बारे में। हिंदी को राजभाषा माना गया, राष्ट्रीय नहीं, राजभाषा। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं। 40% भारतीयों की, यानी कि 40%, लगभग 40% भारतीयों की मातृभाषा है। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के दूसरे उपाय करे गए। यानी कि भारत की 22 भाषाओं को, हिंदी समेत 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है 8वीं शेड्यूल में। ठीक है, फिर अब क्या है, जो 22 भाषाएं हैं उनका एक चीज और समझना, उनका एक और कंसेप्ट है कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई वैकेंसी निकाली है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई वैकेंसी निकाली है, तो उसके लिए आप इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। किस रूप में? विकल्प के रूप में चुने। यानी कि 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी का एग्जाम दे सकते हैं। और ये सारे प्रावधान किसमें करे गए हैं? भाषा नीति में करे गए हैं। अब अगला क्या है? अगला है केंद्र राज्य संबंध। क्या बातें सीखने को मिलेंगी केंद्र राज्य संबंध में? तो देखें, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। सत्ता की साझेदारी 2 स्तरों पर करी गई है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, अब ये सत्ता की साझेदारी वास्तव में कैसा रूप लेती है, ये किस बात पर निर्भर करता है कि जो शासक दल है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, वो कैसे इस व्यवस्था को, सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को कैसे फॉलो करते हैं। अनुसरण करना यानी कि फॉलो करना। ऑलराइट, काफी समय तक, काफी लंबे समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। पहले क्या होता था, यानी कि एक ही लंबे समय तक केंद्र में भी वही पार्टी है और ज्यादातर राज्यों में भी वही पार्टी है, लेकिन धीरे धीरे अन्य पॉलिटिकल पार्टी अस्तित्व में आई, नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, तो हर जगह अलग अलग शासन व्यवस्था रही, केंद्र में भी सरकारें बदलती नहीं। फिर इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। क्या मतलब निकलता है कि जो राज्य सरकार है उनके पास अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि केंद्र और राज्य में एक सी सरकारें बनी रही। तो राज्यों का संचालन किसने किया? राज्यों का संचालन केंद्र ने ही किया, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टी ऊपर है और वही पॉलिटिकल पार्टी नीचे है। ठीक है, क्लियर? अब क्या है, जब केंद्र और राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार की अनदेखी करी।
अब मान लो केंद्र में ए पॉलिटिकल पार्टी है और राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में नहीं है तो हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अनदेखा किया। फिर उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके, ध्यान से सुनिएगा, क्या करती थी केंद्र सरकार, संवैधानिक प्रोविजंस को ना मान के उनका दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की सरकारों को भंग कर देती थी। विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें हैं, जैसे कि केंद्र में पॉलिटिकल पार्टी ए है, राज्यों में बी सी डी ई नाम की हैं, यानी कि एक सी पार्टियां केंद्र और राज्य में नहीं हैं, तो केंद्र सरकार क्या करती थी, उनकी पार्टी राज्य में नहीं बैठी है सत्ता में तो उनकी सरकार को भंग कर देती थी, ठीक है। ये तो गलत बात है। और ये क्या था, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, ठीक है। जबकि संघवाद क्या कहता है, सत्ता का बराबर बंटवारा होगा, सबके अपने अपने अधिकार होंगे, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। और 1990 के बाद से, कब से, 1990 के बाद से स्थिति बदल गई और इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। और यही दौर क्या था, केंद्र में गठबंधन की सरकार का था। यही दौर केंद्र में गठबंधन की शुरुआत का भी था, यानी कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अपनी गठबंधन की सरकार बनाने लगी, क्योंकि उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो क्या हुआ, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, यानी कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिली और केंद्र सरकार में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर अपनी एक सरकार बनाई, जिससे राज्यों में जो पहले अलग अलग सरकार हुआ करती थी और केंद्र ध्यान नहीं देता था, तो गठबंधन की सरकार बनने से हर राज्य का ध्यान भी रखा जाने लगा, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता ऊपर भी बैठा था। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी, अब जब गठबंधन की सरकारें जो हैं केंद्र में बनने लगी, तो उससे क्या होता है, गठबंधन की सरकारें बनी केंद्र में, यानी कि हर एक पार्टी की सरकार, एक तरीके से कहा जाए सभी पार्टियों की साझा सरकार है, और राज्यों में भी अलग अलग पार्टियां हैं, यानी कि कहा जाए तो वही सरकार केंद्र में है, वही सरकार राज्य में है। तो इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी, ठीक है। केंद्र सरकार हर राज्य सरकार का आदर करने लगी, और जब राज्य सरकारों को उनके अधिकार मिलने लगे, उनकी सरकार बनी रही, तो वो भी केंद्र सरकारों को महत्व देने लगी। क्लियर। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, कि अब मनमाने ढंग से केंद्र सरकार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म नहीं कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। जो आज के दौर में संघीय व्यवस्था चल रही है, तो आज की संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है, यानी कि सत्ता की साझेदारी का जो स्वरूप है, संघवाद का जो स्वरूप है, वो वर्तमान समय में हमें ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई देता है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम गठबंधन सरकार की, कि आखिर ये गठबंधन सरकार क्या होती है। तो एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई जो सरकार है, उसे क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। यहाँ पर एक इमेज आपको दी गई है, ये देखें भाई, गठबंधन सरकार के ये एक नेता बैठे हुए हैं और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिला के गठबंधन की सरकार बनाई गई है, ठीक है। यानी कि गठबंधन की सरकार की मशाल यहाँ पर हमें जलती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, कि जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के अपनी एक सरकार बना लेती हैं, तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अगली बात है अनुसूचित भाषाओं की। अनुसूचित भाषाएं किसे कहा जाता है, तो वे 22 भाषाएं, ध्यान से सुनिएगा, वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, उन्हें अनुसूचित भाषा कहा जाता है। अनुसूचित भाषा किसे कहा जाता है, 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, उसे अनुसूचित भाषाओं के नाम से जाना जाता है।
चलिए अब क्या है, अब बात आती है कि भाषाई राज्य क्यों, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण क्यों किया गया। तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी। क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोलते थे लोग, यानी कि कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। तो हर राज्य की अपनी राजभाषाएं हैं, ठीक है, और राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है, क्योंकि उस राज्य में रहने वाले लोग पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज को समझते हैं। ऑलराइट, और संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर, ध्यान से सुनिएगा, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर भाषी हिंदी प्रदेश, जो जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, यानी कि गैर हिंदी भाषी प्रदेश, उन्होंने मांग करी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा ही जाए। ठीक है, फिर तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु ने तो इस मांग को उग्र रूप भी ले लिया था। ठीक है, और केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझा लिया। क्या किया केंद्र सरकार ने कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग राजकीय कामों में किया जाएगा। ये विवाद भी खत्म हो गया। अब देखें, अनेक लोगों का मानना था कि केंद्र सरकार ने जो समाधान निकाला है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय भाषा के रूप में रखा जाएगा, सरकारी कामकाज दोनों भाषाओं में होगा, तो लोगों को लगा कि इससे अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा, यानी कि जो लोग अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं, अंग्रेजी माध्यम में ही अपना काम करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा इससे। ठीक है, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। ठीक है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोपे जहां लोग कोई और भाषा को बोला करते हैं। क्लियर हो रही है बात? राजभाषा को हिंदी के रूप में बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी है, पर बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोपेगी जहां वहां के लोग कोई और भाषा को बोला करते हैं। फिर क्या बात आती है, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में सिंहली भाषा को बोलने वाले लोग थे, तमिल भाषा को बोलने वाले लोग थे, लेकिन सिंहली भाषा को बोलने वाले ज्यादा लोग थे। तो क्या हुआ, सिंहली भाषा को बोलने वाले लोगों को ही मेजॉरिटी दी गई और उन्हीं को सारे अधिकार दिए गए, रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, भारत में तो और ज्यादा भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। तो भारत में क्या किया कि हिंदी और अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित किया और सारे सरकारी कामकाज इन दोनों भाषाओं में होने लगे। और जो 22 भाषाएं हैं उनको हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेज, ठीक है, ऐसे 22 भाषाओं को किसमें शामिल किया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया और उन्हें अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया, जिससे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। अब भारत में भाषाई विविधता की हम बात करें तो देखें, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। जब 1991 में भारत की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार ये पाया गया था कि 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। सिर्फ 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन 1500 अलग अलग भाषाएं हैं और इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है, यानी कि 22 भाषाओं के समूहों में इन 15 भाषाओं को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम समझें तो उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी भाषा के समूह में रखा गया है। यानी कि हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाएं आती हैं हिंदी समूह में। ऐसे ही अलग अलग समूह में, अलग अलग मुख्य भाषाओं के समूह में, जो कि 22 भाषाओं का मुख्य समूह है, उसमें अलग अलग बोलियों को रखा गया है और ऐसी कुल मिला के 15 बोलियां हैं। ठीक है,
विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। 22 को तो संवैधानिक दर्जा दिया है, लेकिन मुख्य भाषाओं के रूप में 114 भाषाएं दिखाई देती हैं समूह बनाने के बाद। ठीक है, तो ये है भारत की भाषाई विविधता। इसके बाद देखें, इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है और अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह भाषाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा विविध देश है। यानी कि भारत में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि एक और तीसरा स्तर बनाया गया सत्ता का। कौन सा स्तर? सत्ता का या शासन का तीसरा स्तर बनाया गया पंचायती राज का। भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल ही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑलराइट, तो जब इतना ज्यादा क्षेत्रफल है, कितने ज्यादा राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और भारत जनसंख्या के मामले में भी बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है भारत की, और भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो जहां पर पहले क्या थी, 2 स्तर की सरकार थी, तो इतने बड़े देश में इतनी सारी जनसंख्या है, तो 2 स्तर की सरकार से काम चलाना आसान नहीं था। फिर राज्य के अंदर जिला स्तर पर सरकारें बनाई गई, शहरों के लिए बनाई गई, नगर पालिका बनाई गई, नगर निगम बनाए गए, ब्लॉक बनाए गए, ग्राम पंचायतें बनाई गई। ठीक है, तो भारत एक विशाल देश है जहां 2 स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो छोटे छोटे स्तर पर कौन काम देखेगा। ठीक है, तो भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जैसे कि भारत का हरियाणा राज्य बेल्जियम से जस्ट डबल है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से आधी है, यानी कि हरियाणा जस्ट डबल है बेल्जियम से। भारत का एक राज्य यूरोप के एक देश से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, तो जनसंख्या के मामले में आप देखें उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। रूस जो कि क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी ज्यादा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान-पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग जगह अलग अलग बोली है, वाणी है, खान-पान है, संस्कृति है। और कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है, और स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अगर स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर, नगर के स्तर पर ही, ब्लॉक के स्तर पर ही शासन का स्वरूप बनाया जाए तो लोगों की सीधी भागीदारी उसमें होगी। ठीक है, इसीलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की भी जरूरत महसूस हुई, और एक तीसरा स्तर पंचायतों के रूप में बनाया गया, जिसे स्थानीय स्तर, स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज तीसरा स्तर, जानते हैं इसके बारे में भी। तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन क्या कहलाता है? पंचायती राज कहलाता है। दिसंबर 1992 की बात है। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को मंजूरी प्रदान करी। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को, किसको? स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाया गया। ठीक है, यानी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिसंबर 1992 में, और भारत में पंचायती राज को भारत के संविधान में संवैधानिक दर्जा देकर मजबूत बनाया गया। आगे की बात देखें, जो 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उसके मुख्य प्रावधान या प्रोविजंस क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।
जो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव हैं उनको नियमित रूप से कराना कंपलसरी है, और नियमित रूप यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष में। ऑलराइट, फिर निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य यानी कि जिनको आपने अपने गांव में, अपने नगर में वोट डाली है, वो सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में, और वोट डाल के जो जीते हैं तभी वो मेंबर बनेंगे, तो उनके पदाधिकारियों में शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति, और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीटें आरक्षित हैं, रिजर्वेशन दिया गया है। और 1/3 स्थान किसके लिए दिए गए हैं, यानी कि 33% आरक्षण, 33% आरक्षण या रिजर्वेशन किसके लिए दिया गया है, महिलाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं कुछ राज्यों में पंचायती राज में ये आरक्षण 50% भी महिलाओं के लिए दिया गया है। उसके बाद बात आती है हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया है। यानी कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की है। जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की जिम्मेदारी नेशनल इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की है, ठीक उसी प्रकार से पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य चुनाव आयोग की है। ठीक है, फिर राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। क्या बात कही गई है, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बॉडीज हैं, पंचायतें हैं, ठीक है, या नगर पालिका, नगर निगम है, उनको राजस्व कहां से प्राप्त होता है, राजस्व यानी कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प कहां से प्राप्त होती है, राज्य सरकार से। अधिकार कहां से प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार से, उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार से। ऑलराइट, तो ये हो गए 1992 के प्रमुख प्रोविजंस। अब देखें, अब बात करें ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत क्या है इसमें, तो देखें प्रत्येक गांव या ग्राम समूह की एक पंचायत होती है, ठीक है, जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, और जो प्रधान अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। गांव में होते हैं सरपंच के चुनाव। फिर है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या है, कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर के पंचायत समिति का गठन करती हैं और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी ग्राम पंचायत की और पंचायत समिति की। अब बात करेंगे हम पंचायतों की प्रमुख परेशानियों के बारे में कि जो हमारी पंचायतें हैं उनके सामने कौन कौन सी परेशानियां हैं। पहली तो है जागरूकता का अभाव है। क्या है, जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। किस प्रकार से है भाई, क्योंकि लोगों को जो भी उनके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सारी चीजें बताई ही नहीं जाती। अब जागरूक कैसे किया जा सकता है, गांव के लोगों को कैसे बताया जा सकता है कि भाई आपके गांव में ये सुविधा आपको दी जाएगी, लेकिन आपको जागरूक रहना पड़ेगा कि अगर आपको वो सुविधा ना दी जाए जिसका आपका अधिकार है, हक है, तो आपको क्या करना है, कैंप लगाए जाएं, ठीक है, जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उसके बाद धन का अभाव है, क्योंकि पैसा इनके पास कहाँ से आएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, राज्य सरकार देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी, लेकिन समय पर मिल नहीं पाता है इन्हें, मिलता है तो कम मिलता है। अधिकारियों की मनमानी चलती रहती है, अधिकारियों को पता है कि लोग जागरूक हैं नहीं, अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। जन सहभागिता में कमी, लोग जागरूक ही नहीं हैं तो सहभागी कैसे बनेंगे कामों में, सरकार के कामों में, अपने अधिकारों के लिए, अपने कामों के लिए, अपने हक के लिए। ठीक, फिर क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना।
अब केंद्र और राज्य सरकार इनकी फाइनेंशियल हेल्प करती है, लेकिन समय पर नहीं करती। समय पर नहीं करती यानी कि धन की कमी है, धन की कमी है यानी कि विकास नहीं हो पाता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके बाद चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। वैसे तो एक अवधि निर्धारित करी गई है, एक समय निर्धारित किया गया है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हो पाते हैं। तो ये सारी तमाम समस्याएं हैं जो पंचायतों को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिला परिषद की। पंचायत के बाद जिला परिषद, तो किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद का। उस जिले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं सभी को मिलाया और जिला परिषद बन गई। और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है भाई, ठीक है। अब जिला परिषद में कौन कौन से लोग होते हैं वो सुनना। तो उस जिले से जो भी लोकसभा सदस्य हैं और विधानसभा सदस्य हैं वो उस जिला परिषद के भी सदस्य होंगे, ठीक है। और जिला स्तर के जो कुछ अधिकारी हैं वो भी उस जिला परिषद के सदस्य होंगे। ऑलराइट। और जिला परिषद का जो प्रमुख है वो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ये बात हो गई जिला परिषद के बारे में। उसके बाद है नगर निगम। अब नगर निगम में क्या जानने को मिलेगा? तो इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं, ठीक है। शहरों में जैसे छोटे छोटे नगरों में और गांव में काम कर रही थी, तो ये शहरों में भी काम करती हैं। कैसे? छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। जो छोटे छोटे शहर है वहां क्या होती है? नगर पालिका होती है। और बड़े शहरों में क्या होती है? बड़े शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है। छोटे शहरों में नगर पालिका, बड़े शहरों में नगर निगम। और नगर पालिका और नगर निगम दोनों में निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते हैं, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि चुनाव के माध्यम से जनता के वोट के द्वारा जो व्यक्ति चुने गए हैं वही नगर पालिका और नगर निगम में काम करते हैं। और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, ठीक है। नगर पालिका जो प्रमुख होते हैं वो नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। और अगर नगर निगम का कोई प्रमुख है या पदाधिकारी है तो उसे क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है या महापौर भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी नगर निगम की। अब चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक कहानी के द्वारा हम इस पूरी संघवाद की व्यवस्था को समझते हैं। ब्राजील के एग्जाम्पल के द्वारा। तो ब्राजील का एक प्रयोग, एन एक्सपेरिमेंट इन ब्राजील। तो क्या हुआ ब्राजील में? ब्राजील का एक शहर है पोर्तो एलेग्रे। कौन सा शहर है? पोर्तो एलेग्रे। तो ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। क्या किया गया? क्या किया भाई ब्राजील के शहर ने विकेंद्रीकरण को लेके, ठीक है। तो देखें इस शहर के नगर परिषद के समानांतर एक संगठन भी खड़ा किया, ठीक है। इस शहर की जो नगर परिषद थी उसके समानांतर एक संगठन खड़ा किया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार किसको सौंपा? स्थानीय निवासियों को दिया गया। नगर परिषद के ही बराबरी में एक संगठन बनाया और अपने शहर के वास्तविक फैसले लेने का अधिकार किसको सौंप दिया? जो उस शहर के स्थानीय निवासी थे, जो शहर में रहने वाले लोग थे, ठीक है। और इस शहर के, ब्राजील के शहर पोर्तो एलेग्रे के करीब 13 लाख लोग, कितने? 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। यानी कि उस शहर के हर एक व्यक्ति की भूमिका होती है अपने शहर का बजट तैयार करने में। और शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हमारे यहाँ वार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? और अलग अलग वार्ड का एक प्रधान होता है जिसे पार्षद कहा जाता है, ठीक है। तो इस शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे कि वार्डों में बांटा जाता है। ऑलराइट, फिर क्या किया गया? हर एक उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है, ठीक है। यानी कि अलग अलग वार्ड की अलग अलग अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप किस तरीके का दिखाई देता है? जिसका स्वरूप एक ग्राम सभा की तरह दिखाई देता है। और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। जितने भी उस इलाके के नागरिक हैं सभी भाग ले सकते हैं। ऑलराइट,
वार्ड समझ में आ रहे हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हैं और आपके शहर में कितने वार्ड हैं। तेजी से आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप किस शहर से हैं और आपके शहर में कितने वार्ड हैं। आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है आपसे ताकि आपको अपने शहर की जानकारी हो, आप अपने शहर की राजनीतिक व्यवस्था से तो परिचित हो पाए। ठीक है, तो हर उपक्षेत्र की, हर वार्ड की यानी अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप किसकी तरह है? ग्राम सभा की तरह दिखाई देता है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि जो बैठक होगी इसमें उस वार्ड के सभी नागरिक भाग लेंगे, सब बैठेंगे बैठक में, सबको पता होगा क्या चल रहा है, क्या होना है, क्या डिसीजन लेना है। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती हैं। कुछ बैठकें किस पर आधारित होती हैं? जो पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दे होते हैं उस पर भी बैठकें होती हैं। उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। वार्ड की बैठक में वार्ड के नागरिक लेंगे और जो मुद्दे ऐसे होते हैं जो पूरी सिटी को प्रभावित करते हैं उसमें पूरी सिटी के सिटीजन यानी कि शहर के नागरिक भाग ले सकते हैं। उसमें क्या होता है? इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। ठीक है, और इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है जो अंतिम फैसला लेती है। ठीक है, और हर फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। यानी कि आपके शहर में जो भी हो रहा है उसमें हर एक नागरिक की सीधी भागीदारी ब्राजील के उस शहर में है। अब अगर ये तरीका हर जगह अपनाया जाए तो इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया है कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि बैठक में, डिसीजन लेने में, फैसला लेने में अमीर गरीब हर नागरिक की भागीदारी है। यानी कि उस शहर के लिए जो बजट तैयार किया जाएगा वो सिर्फ अमीरों की बस्ती के लिए नहीं होगा, हर एक व्यक्ति के लिए होगा। हर एक व्यक्ति का, हर एक कम्युनिटी का, अमीर का, गरीब का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, सबका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक की भागीदारी है। अब अगर किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट बनना हो तो वहां सबसे पहले झुग्गियों को हटा दिया जाता है, लेकिन अब सबकी भागीदारी है तो बिना उन झुग्गी वालों को घर दिए, बिना उनकी झुग्गी को नहीं उखाड़ा जा सकता। ठीक है, तो क्या है भाई इसमें कि अब हर गरीब बस्ती तक बसें जाती है, यानी कि सभी को परिवहन, आवागमन, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। और जब तक पुनर्वास का इंतजाम नहीं किया जाता, उनके लिए दूसरा घर नहीं दिया जाता, उनके घर को नहीं मिटाया जाएगा। पहले उनके लिए इंतजाम किया जाएगा, फिर उनके घर को मिटाया जाएगा। ठीक, भारत देश की बात करें और भारत देश में केरल राज्य की बात करें, किसकी? केरल राज्य की बात करें तो केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं जैसे कि ब्राजील के उस शहर में किए गए थे। ठीक है, इसलिए केरल भारत देश का सबसे शिक्षित शहर और सबसे अच्छा शहर माना जाता है। क्लियर? तो वहां आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी करी है। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आता है? इस कहानी के माध्यम से हमें संघवाद का और सत्ता की साझेदारी का, सत्ता में हर एक व्यक्ति की भागीदारी का असली मतलब समझ में आता है। क्योंकि जब सत्ता चुनी जाती है, शासन चुना जाता है, नेता चुना जाता है, उसमें हर नागरिक की भागीदारी होती है। सबके लिए हर वो नागरिक जो वोट डालने का अधिकार रखता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत 18 वर्ष और 18 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो हर नागरिक की सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से हमारे लिए बजट बनाया गया है, किस तरीके से उस सारी चीजों को, चाहे बजट हो चाहे कोई भी योजना हो, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है और हम तक पहुंचाया जा रहा है। ऑलराइट, तभी सत्ता की साझेदारी और संघवाद का असली स्वरूप समझा जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कहीं भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक डाउट का समाधान किया जाएगा। ऑलराइट, और इसके पहले ये चैप्टर मैंने कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मैंने करा दी हैं। अगर अभी नहीं पढ़ी है तो जल्दी से जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं। और अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स फ्री नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कराया जाता है। और कई सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है, जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।